जब तक कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे के कपड़े नहीं फाड़ते तब तक सस्ते में काम नहीं होता। और 3 लाख करोड़ रुपए की अब टनल 10 साल में बनने वाली है। मैन पावर है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। रेलवे की टनल अलग, फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट की अलग, कारपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट बना रही वो अलग। तो ओवरऑल ये पोटेंशियल 5-7 लाख करोड़ का होने वाला है। तो हमें टनल भी बीओटी पे ऑपरेट करनी पड़ेगी। वो जमाना चला गया कि सरकारी बजट से पैसे आएंगे और आप टनल बना के चले जाओगे। सबसे पहले टनल के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे महानुभावों का सत्कार किया गया है। उसमें से धर्माधिकारी जी का भी सत्कार हुआ है। मैं विशेष रूप से 95-2000 में महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था और आज जो एमएसआरडीसी को जो पुरस्कार मिला है, इस संस्था का मैं संस्थापक अध्यक्ष भी हूं था अभी नहीं हूं। उस समय वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का जो कार्य करने का मौका मुझे मिला, तब धर्माधिकारी जी एससीसी में काम करते थे। और मैं ये विश्वास के साथ और अभिमान के साथ कह सकता हूं कि धर्माधिकारी जी अगर वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट में नहीं रहते तो शायद ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। उस प्रोजेक्ट के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है ही। उसके बाद में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में भी एससीसी को जो पैकेज मिला था, उस काम में थोड़ा सा देरी हुई थी और मैं कंपनी के जो मालिक थे उनके ऊपर बहुत नाराज हुआ था। तब एक अधिकारी थे, तो मैंने कहा कि ऐसा काम नहीं होगा, मैं आपको टर्मिनेट करूंगा। तो उन्होंने फिर धर्माधिकारी जी को वो काम दिया और बाद में बहुत अच्छे तरीके से एससीसी ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का काम भी पूरा किया अच्छे क्वालिटी से और टनल का भी निर्माण किया। उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो एटॉमिक रिएक्टर है उसमें भी अच्छा काम किया। और विशेष रूप से जब ये झोजिला टनल थी, इसमें 5 बार टेंडर निकला और 5वीं बार इसकी कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए हुई। और जब ये कॉस्ट कम करने के लिए 1 साल तक एसोसिएम के साथ हमने काम किया और धर्माधिकारी जी की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप भी अपॉइंट किया गया था और जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी, वो टनल हमने 5,500 करोड़ रुपए में उसका काम किया। उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और इसलिए उनको आपने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया है। इसलिए मैं धर्माधिकारी जी का भी अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाद में जे कुमार गुप्ता, एल&टी, एमएसआरडीसी और टाटा प्रोजेक्ट, चारों का भी आपने सत्कार किया। जे कुमार गुप्ता आज बहुत बड़ी कंपनी बनी है, पर जे कुमार गुप्ता की कहानी ऐसी कि जब वो उत्तर प्रदेश से आए थे, मैं एमएसआरडीसी मेरे पास थी, तो एक 15-20 करोड़ के फ्लाईओवर, घाटकोपर के फ्लाईओवर के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कुछ भी करो, कुछ ना कुछ काम दो, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो प्रमोद बोंगिरवार हमारे चीफ इंजीनियर थे, वो बड़े रिजिड और कंजर्वेटिव और बड़े स्ट्रिक्ट अप्रोच रखने वाले थे। तो मैंने उनको कहा कि इसको क्वालिफाई करके एक अवसर दो। तो उन्होंने कहा साहब इसको कैसे, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा संभव नहीं हो पाएगा, ये लाइव पर फाइल पर लिखकर मेरे पास भेज दो वो समझ गए कि मुझे क्या कहना है। तो मैंने कहा तुम जो लिखना है वो लिख दो, मैं इनको क्वालिफाई कर दूंगा, क्योंकि मैं इनकी आंखों में देख रहा हूं कि ये काम कर सकते हैं। और आज जय कुमार ने देश में बहुत बड़े बड़े मेट्रो के और टनल के काम किए। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में उन्होंने एयर स्ट्रिप के अंदर में एक नई आर्टिफिशियल टनल बनाई है हमने, केवल वो भी टनल उन्होंने बनाई और अब बहुत अच्छे कंपनी करके काम किया। एल&टी ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के समय भी मेरे साथ काम किया था। खंडाला में उन्होंने भी टनल बनाई थी, 2 टनल उन्होंने बनाई थी। कोंकण रेलवे थी,
शाहपुर जी पालम जी उस समय थे, और इसलिए उन्होंने भी टनल में, जैसे मुंबई की टनल बहुत अच्छी बनी हुई है, इसके साथ साथ टाटा प्रोजेक्ट ने भी अच्छी टनल बनाई है, MSRDC ने भी काफ़ी अच्छी टनल्स बनाई है, और इसलिए आपने इन सब का सत्कार किया, उनका भी मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। 2-3 बातें, मैं समय खूब हुआ है इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बात, टनल में अब बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आने वाले 10 साल में हम 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की टनल बनाने वाले, 3 लाख करोड़ की। अभी दिल्ली में ये जो ताल कटोरा स्टेडियम है, वहां से पूरे अंडरग्राउंड अप टू गुड़गांव के आगे तक अब टनल बनाने का अध्ययन हमने शुरू किया है। अभी बंगलोर शहर के अंदर में दोनों बाजू से अंडरग्राउंड बहुत बड़ी टनल बनाने का भी अध्ययन शुरू किया है। आने वाले समय में काफी टनल देश में निर्माण होने वाली है, और इसलिए टनल के लिए काफी बड़ा पोटेंशियल है। 2-3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ बहुत सी टनलिंग मशीन चाइना से आई है। अब फिलहाल चाइना से स्पेयर पार्ट्स मिलाना, मशीन लाने में खूब दिक्कतें हैं, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें अपने देश में टनल की मशीन को कैसे निर्माण कर सकते हैं, इसमें सोचना होगा। चेन्नई में एक कंपनी है जो शुरू कर रही है, पर मेरा और एक सुझाव है। जैसे राहुल जी ने बताया कि हमारे वर्ल्ड में कम से कम कुछ देश ऐसे हैं जहां हम अध्ययन कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड की विशेषता ये है कि उनका जो जियोलॉजी है, टेरिन है, वो हिमालयन टेरिन से मिलता जुलता है। तो उसमें काफी कुछ हम ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से सीख सकते हैं। नॉर्वे में काफी अच्छा काम हुआ है। अभी मैं स्पेन में गया था। स्पेन तो टनलों का देश है, और एक बात मेरे ध्यान में आई कि जैसे हवाई जहाज की इंडस्ट्री में पुराने हवाई जहाज को रिफर्निश किया जाता है, तो अभी बहुत बड़े प्रमाण पर ये 4-5 देशों में टनल उपलब्ध है और उतना काम नहीं है। वहां के टनल आकर रिफर्निश करने के बारे में हम सोच सकते हैं। मैं जब स्पेन में गया था तो उन्होंने कहा, कुछ लोग मुझे मिले, कि हम किराए से देने के लिए तैयार हैं, और इसलिए एकदम अच्छी कंपनी की बड़ी टनल खरीदना हमारे देश के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारी परचेसिंग पावर, हमारा पर कैपिटा इनकम, हमारी कैपिटल कॉस्ट, इसका विचार करते हुए वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो टनल मशीन्स का रिफर्निश करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, और ये वर्ल्ड में इन 5-7 देशों में तो मशीन्स अवेलेबल है। तो मुझे लगता है ये भी एक बात सोचनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो सेफ्टी की है। बीच में जो कुछ घटनाएं हुई उसके कारण बहुत दिक्कतें आई, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मेथोडोलॉजी का, जैसे आपके यहाँ आपने आज काफ़ी इक्विपमेंट मुझे यहाँ दिखे, इसका उपयोग करके आपने इसी प्रकार का संशोधन करके और आगे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें हमारे देश में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, और IIT में भी वो ब्रिजेस का भी, रोड का भी, टनल का करते हैं। आपका इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली टनल के लिए जो काम कर रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले तो ये जितनी प्राइवेट कंपनी टनल में काम कर रही है उनको भी अनुरोध करूंगा कि जो बेस्ट इक्विपमेंट है वर्ल्ड के, वो खरीदने के लिए इस इंस्टीट्यूट को आप मदद करिए, ताकि हमारे बच्चे उसमें ट्रेन होंगे और आपका उसमें फायदा होगा। ये सब नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, रिसर्च जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार एक बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस इज नॉलेज एज ए पावर, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक विजन, इसका दोनों का विचार करते हुए हम एकदम अमेरिका से और बड़े बड़े देशों से नई टनल की मशीन खरीदना हमारे लिए फाइनेंशियली थोड़ा कठिन है।
और इसलिए आने वाले समय में जो अच्छी क्वालिटी की मशीन्स है उसके स्पेयर्स कंपोनेंट्स हमारे देश में तैयार करके उन मशीन को लाकर भी हम कुछ काम करेंगे तो कैपिटल कॉस्ट कम होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं कहूंगा कि इसमें जो डीजल यूज होता है उसको कम करिए। अभी हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, मेथनॉल ये सब जगह आया है। अभी अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल के इंजन बना लिए। अभी मरीन में मिथेनॉल के इंजन आए हैं। मैं अभी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए ब्राजील गया था। पूरे वर्ल्ड में अब इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन इस पर काम हो रहा है। मैं एक अनुरोध करूंगा कि पुणे में ही प्राज इंडस्ट्रीज ने आइसोब्यूटेनॉल बनाया। आइसोब्यूटेनॉल का प्रयोग अभी ARI में शुरू किया है। मेरे डिपार्टमेंट ने, मैंने उनको मैंडेट दिया है कि इथेनॉल हम 27% तक इथेनॉल जो है पेट्रोल में डालते हैं, पर डीजल में भी 10% डाल सकते हैं। पर ये जो आइसोब्यूटेनॉल है जो इथेनॉल से ही बनता है, 2 कॉलम और बढ़ाने के बाद आइसोब्यूटेनॉल बनता है। और आइसोब्यूटेनॉल एज ए इंडिपेंडेंट अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर डीजल ये भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ये सब टनलिंग के इक्विपमेंट में बड़े प्रमाण पर जो डीजल बन रहा है उसको अब कम करने की या बंद करने की जरूरत है। आज मुझे 8 कार्यक्रम है। किर्लोस्कर का भी इन्विटेशन था कि उन्होंने जनरेटर सेट 100% इथेनॉल का लॉन्च करने के लिए मुझे आज समय मांगा था। मैं नेक्स्ट टाइम उनके यहाँ जरूर जाने वाला हूँ, क्योंकि इथेनॉल को इनकरेज करने के लिए मैं हर समय मदद करता हूँ। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर हम 10 रोड पर ये अब ट्रक्स चला रहे हैं। टाटा ने अभी 3 टाटा के ट्रक मैंने लॉन्च किए जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर हैं। वॉल्वो ने के भी उसमें हमने उनको भी लिए, अशोक लेलैंड की भी लिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये जो स्वदेशी अल्टरनेटिव फ्यूल है, क्योंकि इथेनॉल इज ए ग्रीन फ्यूल और बायो ये जो आइसोब्यूटेनॉल इज ऑल्सो द ग्रीन फ्यूल, और इसलिए डीजल और फॉसिल फ्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं। 22 लाख करोड़ इसमें जाते हैं, प्रदूषण भी होता है। तो ये सब टनलिंग मशीन्स जो है कठिन नहीं है। अभी ट्रैक्टर भी CNG पर महिंद्रा ने तैयार किया है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने सब ट्रैक्टर वालों को कहा कि अब मैं यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स को लागू करूंगा। तो सब दौड़ते हुए मेरे पास आए और उन्होंने कहा ये करोगे तो ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। तो मतलब एक ऑप्शन है, 6 महीने के अंदर इलेक्ट्रिक, CNG और फ्लेक्स इंजन पर चलने वाला, इथेनॉल पर चलने वाला ट्रैक्टर लाइए। और मुझे खुशी है कि जॉन डियर ने अब ब्राजील में मुझे बताया कि 100% इथेनॉल पर चलने वाला ट्रैक्टर उन्होंने तैयार किया। अब CNG का ट्रैक्टर महिंद्रा ने तैयार किया। मेरे पास इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है जो मैं अपने खेती पे यूज करता हूं। उसका खर्चा नहीं के बराबर है। जहां 1.5 से 2 लाख रुपए डीजल के लगते हैं, वहां मैं सोलर लगाया मेरे गांव में घर पर, और सोलर के पावर से ट्रैक्टर चार्ज करके वो चलता है। ड्रोन से स्प्रेइंग होता है, वो भी चार्जिंग होता है, और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक बिल भी है मेरे पास। तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर में भी एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करने में अल्टरनेटिव फ्यूल का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अब ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इनको भी डंडा लगाने वाला हूं कि तुम डीजल मत यूज करो, और जो अल्टरनेटिव फ्यूल जो पोल्यूशन न करने वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इलेक्ट्रिक, मेथनॉल, आइसोब्यूटेनॉल, इथेनॉल, ये सब के ऊपर जो आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट करोगे तो उसको हम भी कुछ मदद करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के एग्जीबिशन में बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन इसके इक्विपमेंट अब आए हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि टनलिंग मशीन को भी डीजल को बैन करिए, और इन मशीन को आप, एक तो आजकल तो ये भी संभावना है कि डीजल इंजन को किट लगाकर मिथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है, CNG में कन्वर्ट किया जा सकता है। CNG और LNG कंपैरेटिवली सस्ता फ्यूल है। मैं पुणे में आया था तो चाकंड में मैंने ये जो ब्लू एनर्जी का ट्रक LNG का लॉन्च किया था, जो 1600 किलोमीटर चलता है, और जहां 100 रुपए का डीजल लगता है वहां 45 रुपए का LNG लगता है और 55 रुपए का CNG लगता है। मैं पिछले बार पुणे आया था तो मैंने बजाज की मोटरसाइकिल लॉन्च की CNG पर, और वो जो मोटरसाइकिल थी वो 1 किलोमीटर पेट्रोल के लिए 2 रुपए 40 पैसे खर्चा आता है,
और सीएनजी के लिए 1 रुपए खर्चा आता है। और अब हमारे देश में 400 प्रोजेक्ट शुरू हो रहे, उसमें 90 शुरू हो गए। जो राइस स्ट्रॉ परली बोलते हैं, जिससे पंजाब हरियाणा में जलाने के कारण जिसका प्रदूषण होता है, तो 90 प्रोजेक्ट 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। और बायो सीएनजी ऑल्सो हम ट्रक में, बस में, स्कूटर में यूज कर सकते हैं, इवन मशीन्स में यूज कर सकते हैं। जेसीबी को मैंने कहा था और मुझे खुशी है कि मेरे आग्रह के कारण उन्होंने एक हाइब्रिड जेसीबी तैयार किया जो डीजल और सीएनजी पे चलता है। और मेरा ये आग्रह उनको इतना फायदे में रहा कि रशिया से उनको 1000 जेसीबी का ऑर्डर मिला जो सीएनजी और डीजल पे चलते हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट में टनलिंग मशीन को, पुराने मशीन को रिफर्निश करना, जो मशीन्स हमारे यहाँ है उसके स्पेयर पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को तैयार करना, जो कई कंपनियां हैं जो नई मशीन्स बनाना चाहती है उनके लिए भी उनके साथ ज्वाइंट वेंचर में स्टडी करना, और वर्ल्ड की पुरानी मशीन जो यूरोपियन कंट्रीज में है उनको लाकर रिफर्निश करके देने वाली इंडस्ट्री को भी गाइड करना, और उसके लिए स्किल मैन पावर देना, ये बातें बहुत जरूरी है। जियोलॉजी हमारी रीजन टू रीजन डिफरेंट है। मैं थोड़ा बहुत जियोलॉजी को जानता हूं। हम लोग महाराष्ट्र से हैं तो हमको पर्वत और पहाड़ ने पत्थर मालूम था। पहली बार हिमालय में मालूम हुआ कि मिट्टी भी पर्वत की मिट्टी का भी पर्वत बनता है। पूरा हिमालय टेरिन, ये सफेद मिट्टी और उसमें वो सफेद गोटा पत्थर, तो इसके कारण वहां काम करना बहुत कठिन है। लैंडस्लाइड्स होते हैं, टनल बनाना मुश्किल है, और बादल फटता है, बरसात आती है, बाढ़ आती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। अभी हम स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के मदद से ये पूरे टेरिन को प्रोटेक्ट करने के नए नए इनिशिएटिव हमने लिए है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राहुल, ये भी आप स्टडी करिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जियोलॉजी इन डिफरेंट टेरिन ऑफ इंडिया, जैसे जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी और जियोफॉर्मोलॉजी, उसके 4 पार्ट है। और इसमें जो क्रिस्टलोग्राफी है उसमें जो मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है, टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्स, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल। तो ये सह्याद्री अपना इधर अलग है, हिमालय अलग है, हर जगह पर डिफरेंट टेरिन है। तो एक फार्मूला नहीं है फास्ट फूड का कि एक बार बना सब जगह फिट होने वाला है। रीजन टू रीजन अलग अलग प्रकार के मटेरियल होने के कारण हमें इसका अलग अलग प्रकार से भी अध्ययन करना होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये शुरुआत की है। हम एनएचआई के तरफ से आईआईटी को स्पॉन्सरशिप देते हैं और आईआईटी भी बहुत अच्छा काम करती है। मैं जब पोर्ट का मंत्री था तो कलकत्ता पोर्ट में, हल्दिया पोर्ट में एक चैनल थी, तो मुझे मेरे साथ एक तमिल इंजीनियर था आईआईटी, वो मेरा पीएस था, अरुण नरेंद्रनाथ करके, बड़ा होशियार था। तो वो मुझे बोलता था कि ये जो चैनल है इसको शॉर्ट चैनल एक बंद है, उसको हम शुरू करेंगे तो 250 करोड़ साल के बचेंगे। तो मैं चेयरमैन को बोला, तो चेयरमैन सरकार में अनेक लोगों के अनेक इंटरेस्ट रहते हैं, तो हर साल 250 करोड़ खर्चा होता था तो वो खुश थे, बोले वो हो नहीं पाएगा। तो फिर मैंने चेन्नई आईआईटी के एक प्रोफेसर को कहा कि भाई एक अध्ययन करो। उन्हें ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर लिया, दोनों ने अध्ययन किया और मुझे रिपोर्ट दिया। हमने वो चैनल अच्छी की, अब 50 करोड़ में साल काम होता है, और पिछले 9 साल से 250 करोड़ के बजाय 50 करोड़ लगते, 200 करोड़ साल का, यानी आप समझ लो 2000 करोड़ की बचत हो गई। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने तो बीच में टेक्निकल क्वालिफिकेशन और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन इतने लिबरल कर दिए कि अब मुझे भी पछतावा है। बहुत बड़े बड़े कंपनी ने हमारा काम करना ही छोड़ दिया, क्योंकि 40% बिलो जाके लोग काम करते थे, बहुत घटिया कॉन्ट्रैक्टर आए। अब मेरा एम तो है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर को जेल में डालूंगा, टोल वाले को जेल में डालूंगा और ठोके बिना नहीं छोड़ूंगा। अब नेचुरली हमने क्वालिफिकेशन बदल दिए, अभी थोड़े से सीख के, अभी 15 दिन पहले मैंने फाइल पर साइन की है। पर हमें कॉस्ट रीजनेबल चाहिए। वो जमाना चला गया कि 3 कंपनी क्वालिफाई होगी, ओबेराय में मीटिंग करेगी, एक तू टेंडर भर, एक मैं भरता हूं, तीसरा भरेगा। वो जमाना खत्म हो गया। अब कंपटीशन भी होनी चाहिए
और इतना लिबरल भी नहीं होना चाहिए कि घटिया कॉन्ट्रैक्टर या क्वालिटी भी हो। तो उसमें बीच में से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको इनोवेटिव मॉडल निकालने होंगे। अभी बंगलोर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मेरे पास आए और मैंने कहा मैं 17,000 करोड़ का रिंग रोड बंगलोर में बना रहा हूं, चेन्नई बेंगलोर हाईवे बना रहा हूं, बेंगलोर मैसूर बन गया। उन्होंने कहा ये हमको कुछ तो भी करके बनाइए। तो मैंने बहुत सोचा और मैंने कहा एक काम करते हैं कि बंगलोर के नीचे में ग्रेनाइट है, तो टनल बनाते समय ग्रेनाइट निकालकर बाजार में बेचकर पैसे मिलते क्या, ये भी देखेंगे। तो अब बीओटी का जमाना है, अब सरकारी पैसे से नहीं होगा क्योंकि बजट में इतने पैसे नहीं है। तो इसलिए, और सिस्टम भी अब ऐसी आई है कि टोल नाके खत्म हो गए। अभी हमने जो सिस्टम लाई है उसमें फास्ट ट्रैक और उसके साथ कैमरा और स्कैनर दोनों रास्ते पे लगेंगे, कोई आदमी पूछेगा नहीं, आपके बैंक अकाउंट से जितना डिस्टेंस आपने किया उतना ही पैसा कटेगा। तो धीरे धीरे शहर में भी, पूना में मैं 50,000 करोड़ के ब्रिजेस बना रहा हूँ। पुणे सोलापुर रोड पर, चाकंड शिक्रापुर का, और पुणे अहमदनगर शिक्रापुर का 3-4 रोड्स है, और एक नासिक रोड पर भी बन रहा है। तो ये अभी इसमें सब नई टेक्नोलॉजी आई है और वो बीओटी में बन रहा है। अब मैं पुणे से औरंगाबाद संभाजी नगर 2 घंटे में, कल ही मैं बैठा था, और ये महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी कॉर्पोरेशन को मैंने रोड दिया है, और ये भी काम जो होगा वो बीओटी पर करने का विचार है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि हम लोग जो नोशनल लॉस होता है, जीएसटी लगता है, हमको एग्रीगेट लगता है, सैंड लगती है, उसमें राज्य सरकार कुछ सहूलियत दे और आईआरआर उसका बढ़ाकर प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल करे। तो अब इसमें सरकार से बहुत कम पैसे लगेंगे। तो आने वाले समय में टनल भी बीओटी पे ऑपरेट करनी पड़ेगी। वो जमाना चला गया कि सरकारी बजट से पैसे आएंगे और आप टनल बना के चले जाओगे। अब टनल का आईआरआर भी देखना होगा, इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखनी होगी, और इसके लिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करना होगा विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। ह्यूज पोटेंशियल है और इसलिए इसमें रिसर्च करने की भी आवश्यकता है, और आप जरूर आपके लेबोरेटरी को और बड़ी जगह लो, सब प्रकार का ट्रेनिंग के लिए अच्छी लेबोरेटरी वेल इक्विप तैयार करो, और टनलिंग के ट्रेनिंग के लिए जो इक्विपमेंट अगर आपको लेनी है हमारे पास भी प्रपोजल दो, ताकि हमारी यंग जनरेशन जो है जो टनल में काम करेगी वो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एकदम परफेक्ट हो, नॉलेजेबल हो, और जो वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो सब इनको, इसका स्टडी इनको होना चाहिए। और विशेष रूप से मैं कोई पुराने मशीन लेने के पुरस्कार नहीं कर रहा हूं, पर हमारा देश गरीब है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए डेवलपिंग कंट्री। तो हमको कैपिटल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्पेन में एक कंपनी से बात करके आया, उनके पास 5-6 टनलिंग मशीन पड़ी है, वो किराए से देने के लिए तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चाइना से मशीन लाना और काम करना, इसकी दिक्कतें बहुत ज्यादा है, और इसलिए वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, बाद में नॉर्वे, स्पेन, इन देशों में और यूरोपियन देशों में अब टनल खत्म हो गई है। वो मशीन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स यहाँ कैसे बना सकते हैं, उसको लाकर यहाँ असेंबल कैसे कर सकते हैं, और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ये मशीन भी कैसे बना सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स के ऊपर, और उसके ऊपर इसके जो इंजिन्स है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर या इथेनॉल पर, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे भी कन्वर्ट करेंगे, तो टनल की कॉस्ट में भी हम काफ़ी बचत कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले इस पूरे फील्ड में हिंदुस्तान में बहुत ऐसा डेडिकेटेड काम करने वाली इंस्टीट्यूट नहीं है, और 3 लाख करोड़ रुपए की अब टनल 10 साल में बनने वाली है। मैन पावर है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, रेलवे की टनल अलग, फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट की अलग, कारपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट बना रही वो अलग। तो ओवरऑल ये पोटेंशियल 5-7 लाख करोड़ का होने वाला है, और इसलिए इसके लिए वेल ट्रेन्ड मैन पावर और इन सब बातों का अध्ययन करने वाली एक रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और धर्माधिकारी साहब जैसे लोगों का गाइडेंस, अब वो सीनियर हो गए, पर इस प्रकार के लोगों का जो अनुभव है उसका उपयोग करके हमें देश को आत्मनिर्भर भारत, यानी यही बात है कि उसको हमको सक्षम बनाना होगा। और इसमें निश्चित रूप से
इस इंस्टीट्यूट में आपने जब ये शुरू किया तब मुझे लग रहा था ये कैसे होगा, क्योंकि वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, पर आपने इसमें जो कमिटमेंट दिखाई है इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इसका पोटेंशियल ध्यान में लेते हुए आगे जरूर आप इसके लिए विचार करिए, क्योंकि ये 7-8 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है और ये बिजनेस में हमें अलग अलग प्रकार की टनेल लगने वाली, मशीन्स लगने वाली है, और इसलिए ये सस्ता कैसे हो, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए, और इसको बनाने वाले अनेक कॉन्ट्रैक्टर कैसे तैयार हो। जब तक कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे के कपड़े नहीं फाड़ते तब तक सस्ते में काम नहीं होता, नहीं तो बड़ा रेट ऐसा 100 रुपए का काम का 250 रुपए रेट लगाते। नहीं, यहाँ बैठने वाले कॉन्ट्रैक्टर ऐसे नहीं है बाहर की बात कर रहा हूं। तो कंपटीशन भी होनी चाहिए ताकि देश के एसेट, अच्छे एसेट सस्ते में होने चाहिए, आम आदमी को उसका फायदा होना चाहिए। इसके लिए सभी एंगल से रिसर्च करके आगे आप जरूर काम करिए। हम हमारे मिनिस्ट्री की ओर से भी कुछ ट्रेनिंग के लिए कुछ मशीन्स की जरूरत होगी तो जरूर हमारे तरफ से भी हम आपको मदद करेंगे। और इस काम के लिए फिर से एक बार मैं आपको, यहाँ के सभी प्रोफेसर्स को, वीसी को, स्टूडेंट्स को, और इसके लिए और एक काम करिए कि फैकल्टी जो होगी जिन्होंने टनल में काम किया, जैसे ये कंपनी के लोग हैं, ये प्रैक्टिकल जिनका ट्रेनिंग है उनको बोलो। थेरोटिकल लोग महत्वपूर्ण है क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जिनकी डॉक्टरेट है 3-4 पर फील्ड पर जिन्होंने काम नहीं किया वो लोग बराबर नहीं बता पाएंगे। विद्वान भी चाहिए और फील्ड पर काम करने वाले अनुभव भी चाहिए। तो इसकी जो फैकल्टी है, ये जो अलग अलग कंपनी में जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जिनने किया है उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बुलाते जाओ ताकि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो भी आपको बताएंगे। और इसलिए मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं।